गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सबका आज के सैटरडे डिजिटल स्कूल के अंदर स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि सैटरडे डिजिटल स्कूल के थ्रू हम इन्वेस्टर अवेयरनेस के बारे में और फाइनेंशियल कंसेप्ट्स के बारे में अवेयर करने के लिए हमारे पार्टनर्स के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अवेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का सेशन उसी सिलसिले का एक नेक्स्ट वर्जन है और आज के सेशन के अंदर हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रीफायर डोंट रिटायर। राइट, ऑब्वियसली ये पूरा जो सेशन है ये रिटायरमेंट कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है और ये पूरा के पूरा दिस कंसेप्ट इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हाउ यू कैन, आपका जो रिटायरमेंट का जो लाइफ है वो आप किस तरह से अच्छा समय बिता सकते हो और किस तरह से आपका रिटायरमेंट का लाइफ एंजॉयबल बना सकते हो। राइट, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के सेशन को एड्रेस करने के लिए टुडे वी हैव गॉट वेरी इमिनेंट स्पीकर इनफॉर्म निकुंज शर्मा सर। राइट, तो निकुंज शर्मा सर के बारे में अगर मैं इंट्रोडक्शन में कुछ कहूँ तो सबसे पहले निकुंज शर्मा साहब का ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लगभग 24 साल का एक्सपीरियंस है। राइट, वो एक बहुत अच्छे ऑथर भी हैं, पोएट भी हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर भी हैं। एट द सेम टाइम उन्होंने एक कंपनी भी फॉर्म किया है जिसका नाम है मनी योगी कॉरपोरेशन, और CIL जो सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट लर्निंग और एजुकेशन एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उनका काफ़ी डिवोटेबल रोल है एक्चुअली। राइट, उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं तो लगभग 24 साल का उनका एक्सपीरियंस है वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंटली उन्होंने पिछले 5 सालों में लगभग 1000 के ऊपर इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशंस और ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए हैं जिसके अंदर लगभग उन्होंने 3 लाख पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस किया हुआ है। एज पर एज एकेडमिक इज कंसर्न्स उन्होंने बी इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, उन्होंने MBA फाइनेंस किया हुआ है और उन्होंने CFA लेवल 1 का एग्जाम भी क्लियर किया हुआ है। राइट, तो कहने का मतलब टुडे वी हैव गॉट अ वेरी नाइस स्पीकर टू स्पीक ऑन दिस कंसेप्ट। तो विदाउट टेकिंग योर मच टाइम आई विल रिक्वेस्ट निकुंज सर to please carry on the next session actually. Over to you, Nikunj sir. Yeah, thank you Vikram, and thank you very much all the investors, all the partners of NJ India. This initiative of Digital Saturday School is a great initiative and मैंने बहुत सारे programs इसके अंदर किए हैं। It takes lot of effort और आप लोग जो investors को invite करते हैं, बुलाते हैं, I'm sure you know it helps investors not only seeing investments in a better way but also वो इन इन्वेस्टमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये रिटायरमेंट पर है और रिटायरमेंट एक बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है। रिटायरमेंट को लेके सब लोगों की एक ही सोच होती है कि अभी तो मैं जवान हूँ, प्लान कर लेंगे। जो लोग यंग हैं वो सोचते हैं भी बहुत साल पड़े हैं, और कई बार जो लोग रिटायर हो जाते हैं और उनके पास एनफ सेविंग्स नहीं है, वो रिटायरमेंट को एक बहुत बड़े चैलेंज के तरीके से देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग काफ़ी बातें करेंगे, फाइनेंस की भी बातें करेंगे, जीवन की भी बातें करेंगे, और रिटायरमेंट का जो लैंडस्केप है ये कैसे चेंज हो रहा है मैं इसकी भी बात करूंगा। मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करता हूं। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी माय प्रेजेंटेशन। इज इट विजिबल द प्रेजेंटेशन? विक्रम, मेरी प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? यस सर, इट्स विजिबल सर। ओके, गुड। सो हमारे प्रोग्राम का जो टाइटल है वो है रिफायर डोंट रिटायर, और ग्लोरिया स्टेनम करके एक ऑथर हुई है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि रिच पीपल प्लान फॉर 3 जनरेशंस एंड पुअर पीपल प्लान फॉर सैटरडे नाइट। अब यहाँ पुअर का मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है। पुअर का मतलब है जिन लोगों के पास पैसे को मैनेज करने की समझ नहीं है। उनकी सारी प्लानिंग होती है कि 10 दिन बाद क्या करना है, 1 महीने बाद क्या करना है, इस साल छुट्टी मनाने कहाँ जाना है। लेकिन जब आप रिच पीपल की बात करते हैं, जो लोग अपना बिजनेस रन करते हैं, आप टाटा बिरला अंबानी की बात करेंगे, 40-40, 50-50 साल पहले की प्लानिंग उनके पास आज ही होती है।
मैं एक जापानीज कंपनी में काम करता था, वहां पर अगले 200 से 250 साल की प्लानिंग के बारे में भी सोचा जाता है, वो डॉक्यूमेंट करते हैं। एंड अगर हमें जीवन को पूरा एंजॉय करना है, एटलीस्ट फाइनेंशियली, तो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करने की बहुत ज़रूरत है। मैंने लगभग 25-26 साल इंडस्ट्री में लगाए हैं, और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैंने ये 25 साल सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही डील किया है। म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, न्यू पब्लिक, न्यू आईपीओस, आपका ऑल्टरनेट फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड व्हाट नॉट। तो मुझे एक चीज़ लगती है कि जो पिछले 20-25 साल में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखा, उसकी वजह से हम काफ़ी लोगों की हेल्प कर पाते हैं। जो रिटायरमेंट है, ये एक ऐसा गेस्ट है जिसको आप इग्नोर तो कर सकते हैं कुछ दिन तक, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। यू कैन इग्नोर कि मैं अगले साल प्लान करूंगा, फिर करूंगा, नेक्स्ट ईयर कर लूंगा, 2 साल रुक जाते हैं, अभी मैं जवान हूं, अभी मैं 25 साल का हूं, अभी मैं 35 साल का हूं। रिटायरमेंट प्लानिंग तो 40 साल के बाद होती है, और हिंदुस्तान में एक समय ऐसा था कि रिटायरमेंट प्लानिंग रिटायरमेंट के बाद होती थी। सो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत लोग मेरे को बताते हैं कि सर वो अब रिटायर हो गए शर्मा जी, और मेरे पास पैसा लेके आ गए, एंड ही वुड टेल मी, अभी भाई देखो 20 लाख रुपए मुझे रिटायरमेंट में मिले हैं, बताइए कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सी इक्विटी खरीदनी है, कौन सा इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदना है। रिटायरमेंट एक ऐसा गेस्ट है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और एक बार ये आपके घर में आ गया, ये वापस नहीं जाएगा। ये जो गेस्ट है, ये फैमिली बन के आपके साथ ही फॉरएवर रहेगा। रिटायरमेंट में कोई यू टर्न नहीं है, और रिटायरमेंट एकमात्र ऐसा फाइनेंशियल गोल है जिसके लिए कोई फाइनेंशियल लोन की सुविधा नहीं है। होम लोन मिल जाएगा, पर्सनल लोन मिल जाएगा, बाइक के लिए मिल जाएगा, गाड़ी के लिए मिल जाएगा, छुट्टियां मनानी है उसके लिए लोन मिल जाएगा, फोन खरीदना है उसके लिए लोन मिल जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं है। सो जो पहला हमें काम करना है वो ये है कि सोचिए दिमाग में कि आपको किस तरीके की रिटायरमेंट चाहिए। हाउ डू यू वांट टू रिटायर? बिकॉज आपकी जो रिटायरमेंट है, ये एक स्टेट नहीं है, दिस शुड बी अ स्टेटमेंट। व्हेन यू रिटायर, पीपल शुड से कि somebody हैज रिटायर्ड। तो आपको एके अंगल जैसी रिटायरमेंट चाहिए, आपको बागबान में जो अमिताभ बच्चन थे उन जैसी रिटायरमेंट चाहिए कि भाई रिटायरमेंट के मैं बाद में अपने बच्चों पे डिपेंडेंट रहूंगा। एके अंगल अ ग्रेट एक्टर, लेकिन जब ये रिटायर हुए, जब इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया, इनके पास अपनी दवाइयां खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। बोरिस बेकर, माइकल जैक्सन, माइक टाइसन, कितने एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जिनके पास बहुत फेम थी, बहुत पैसा था, बट दे कुड नॉट प्लान देयर रिटायरमेंट वेल। या आप रिटायर होना चाहते हैं वॉरेन बफे की तरह, जहां पूरा वर्ल्ड कहेगा अरे यार, वी हैव लॉस्ट सच अ ग्रेट इन्वेस्टर, ही हैज नाउ रिटायर्ड, ही इज 85 year old, 86 year old I think now, but still doing very well. We can't even think of how much money he has. He is the 4th or 5th richest person in the वर्ल्ड। 2018 में एक ये सर्वे हुआ, और बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर फाइंडिंग्स थी कि 76% ऑफ वर्किंग एज पीपल, they expect a comfortable retired life, but out of these 76, only 33% आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। 76% लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ कंफर्टेबल होगी रिटायरमेंट के बाद, लेकिन ओनली 33% आर सेविंग। दैट मीन्स अगर मैं टोटल 100 रुपया देखूं कि अगर टोटल परसेंटेज 100 रुपीज की है, तो ओनली 20% पीपल आर प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, और बाकी जो 80% बच जाता है, जिसमें लगभग 45-46% लोग सोचते हैं कि वो रिटायरमेंट में कंफर्टेबल रहेंगे, बाकी जो 30-35% लोग हैं उन्हें
कोई उम्मीद नहीं है रिटायरमेंट से। सम ऑफ द अदर फाइंडिंग्स इज लगभग 45% लोग ये कहते हैं कि इट इज बेटर टू स्पेंड मनी ऑन एंजॉइंग लाइफ नाउ देन सेविंग फॉर रिटायरमेंट। कि सर आप तो सारा पैसा मेरा एसआईपी में डलवा दोगे, मैं लाइफ को कब एंजॉय करूंगा। तो पूरा पैसा सेव करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपनी सैलरी में से 25% 30% भी सेव कर रहे हैं और 70% खर्चा कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। 53% सेव फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स रादर देन लॉन्ग टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हम सेव नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन बहुत सिंपल है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको सेव करना पड़ता है इक्विटी में, और इक्विटी इज वॉलेटाइल। और क्योंकि हम लोगों को इक्विटी की समझ नहीं है, वो वॉलेटिलिटी से वी आर नॉट एबल टू कोप अप। 56% of the people live on day-to-day basis financially। क्या आज का खर्चा चलाते हैं, कल फिर देखेंगे क्या करेंगे। They are all setting the stage for problems later। Very few people are using financial advice for retirement। ये जो 1000-1500 लोगों का सर्वे हुआ, उसमें 51% वरी that they will not be able to afford home care। कि अगर हमें रिटायरमेंट के बाद कहीं जाके एल्डर केयर में रहना पड़ा तो वो इतनी महंगी सर्विसेज होंगी, we will not be able to afford that। 49% feel कि they will be dependent on others for support, and around 51% of the people feel they will run out of money in retirement। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा। 58% feel that they will not be able to live comfortably। These are the challenges which we feel can happen if retirement is not planned for। 68% of working age people expect their children to support them when they retire, and currently about 30% of our retired universe is taking support from their children in some form or the other, and lot of people feel they will go back to work। 25% लोग बोलते हैं मैं रिटायरमेंट के बाद अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। अरे रिटायरमेंट मौज लेने की के लिए है, आप उसके बाद बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। 19% पीपल से कि मेरे को अपनी सेविंग्स में डिप करना पड़ेगा, एंड 15% ऑफ द पीपल फील कि आई विल हैव टू सेल माय पोजेशंस। मैं घर बेच दूंगा। My father-in-law, he retired from a government job and he was a general manager in a semi-public sector undertaking। So वो semi था तो उनकी कोई pension नहीं थी। So all he was able to save was few lakh rupees here and there in post office and fixed deposits, and the only asset he made was a home in Delhi, जो शायद कभी 2-4 लाख रुपए का खरीदा था, which by the time we moved him to Bombay, that house had become 2 crore rupees। Believe me, apart from that 2 crore rupees, he did not have much। He did not have much। So we had to sell that house to settle them in Bombay and pay the rent। Of course, 2 crores आज बहुत बड़ा amount है, and you can, अगर उस पैसे को grow किया जाए, so you can do much better। But what happened, all his life he was only investing in fixed deposits, post office and few schemes of a public sector mutual fund। इक्विटी में जितना भी वो इन्वेस्टमेंट करते थे वो ट्रेडिंग के हिसाब से करते थे, थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह करते थे। नॉट दैट ही वाज अ ट्रेडर और ही लॉस्ट टू मच मनी। ही डिड नॉट इन्वेस्ट हिज मनी फॉर लॉन्ग टर्म, एंड दैट्स, आई बिलीव, दैट्स व्हाई ही सफर्ड अ लॉट। नॉट दैट ही एवर फेल्ट कि भाई मेरे पास पैसा कम है, नहीं, but probably he could have had much more। To my mind, retirement is this। R stands for recreation। We should recreate, we should enjoy our life, we should travel, we should be financially independent, and also we should be, हमारी thought independence एक हमारे लिए होनी चाहिए। And R stands for rejuvenation। ना केवल हम बहुत उत्साहित रहे अपने जीवन के लिए, बट हमें सोसाइटी को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करना है, सोसाइटी में भी पॉजिटिवली
कंट्रीब्यूट करना है, एंड ई स्टैंड्स फॉर एनर्जाइजिंग. व्हेन आई रिटायर आई शुड बी एबल टू एनर्जाइज द एंटायर सोसाइटी. रिटायरमेंट का मायने जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है. पहले रिटायरमेंट का मतलब था कि आप रिटायर हो गए, गांव में चले गए, भजन करेंगे और पीछे नदी बहती है उसमें स्नान करेंगे, 2 बार यही रिटायरमेंट होती थी. टुडे आफ्टर रिटायरमेंट यू वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू हैव नॉट डन. आई वाज टॉकिंग टू समबडी, उन्होंने कहा सर मैं रिटायरमेंट तो काम ही मैंने इतना किया कि मेरे पास ना घूमने का समय था ना कुछ था. नाउ आई वांट टू सी लाइफ. एक लंबा सा जीवन है और छोटे छोटे पांव हैं, आशाओं के शहर बसे हैं, सपनों के कुछ गांव हैं, और पर्वत सी ऊंची आकांक्षा है उगी कर्म की घाटी में, रंग बिरंगे फूल खिले हैं अरमानों की माटी में. धूप छांव से पटे हुए हैं रात और दिन के गलियारे, सुख दुख की चादर फैलाए बैठे हैं इंसान सारे, और समय चक्र चलता रहता है, नए नए मेले जुड़ते हैं, नाजुक पंखों पर रोज परिंदे खुले आसमान में उड़ते हैं. ये लाइफ है. हम अपने हैसियत और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा सपना देखते हैं. वी ऑल वांट दैट आई शुड डू मच बेटर देन माय प्रीवियस जनरेशन. मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा करें, मैं अपने मम्मी पापा से ज्यादा अचीव करूं. लेट अस लुक एट द लॉजिकल साइड ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग. एक तो इमोशनल साइड है कि मेरी एस्पिरेशंस हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. व्हाट इज द लॉजिकल साइड कि हमारे देश में आज क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करने की जरूरत है. फर्स्ट, लॉन्गर लाइफ. आज हमारी जो एवरेज एज है वो लगभग 65 और 70 साल के बीच में है हिंदुस्तान में. इसका ये मतलब नहीं है कि हम 70 साल जिएंगे. इसका ये मतलब है कि जिन लोगों के पास मेडिकल सुविधाएं हैं वो शायद 85 और 90 साल तक भी जिएंगे. और अभी एक किताब लिंडा ग्रेटन ने लिखी है, 100 ईयर लाइफ. शी सेज कि जो हमारी करंट जनरेशन जो चल रही है, इसके बाद वाली जो जनरेशन है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, एंड शायद हमारी जनरेशन में भी ऐसे भी होंगे जो कि 100 साल जिएंगे. 100 साल जीने का मतलब क्या है? रिटायरमेंट के बाद 40 साल का खर्चा. न्यूक्लियर फैमिलीज आर रिप्लेसिंग जॉइंट फैमिलीज. दैट मीन्स आपका जो सोशल सिस्टम है बहुत सिकुड़ता जा रहा है. आपको सपोर्ट करने के लिए आज भाई बहन और रिश्तेदार नहीं है, आपके 2 ही बच्चे हैं, वही करेंगे सपोर्ट. कई जगह वो एक ही बच्चा है. देयर इज नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन इंडिया. एंड फोर्थ, ऑल ऑफ अस वांट टू मेंटेन अ वेरी गुड लाइफस्टाइल आफ्टर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाद हम ये नहीं चाहते कि मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, 2 एक ही गाड़ी हो जाए, 2 टाटा स्काई अगर घर में चलते हैं तो एक हो जाए. नहीं, वी वांट टू मेंटेन द सेम लाइफस्टाइल. इनकम स्ट्रीम्स में ड्राई अप कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं यार मैं अपना आराम करूंगा रिटायरमेंट के बाद. एंड द बिगेस्ट रीजन इज इन्फ्लेशन. एवरी ईयर 6 to 7% इज बीइंग ईटन अवे बाय इन्फ्लेशन. जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको रिटायरमेंट में कितना पैसा चाहिए, एंड लेट्स से सपोज वो लोग 30 साल के हैं उम्र में, वो मोटा माटी मेरे को बताते हैं सर 8 से 10 करोड़ रुपए मुझे चाहिए. तो व्हाट दे आर सेइंग इज वो आज का जनरेशन आज का 10 करोड़ देखते हैं, बट वो पैसा चाहिए 30 साल के बाद. एंड व्हेन आई टेल देम कि एट 7% इन्फ्लेशन यू विल नीड एक्चुअली 80 करोड़ रुपीस, दे गेट सरप्राइज्ड. लुक एट हाउ द टाइम्स आर चेंजिंग. पहले जो मेडिकल सुविधाएं थी ये लिमिटेड थी, बट अभी हमको मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती हैं. मेडिकल ट्रीटमेंट जो थी ये पहले भी एक्सपेंसिव थी, अभी और ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई. बहुत सारी चीजें हैं जो इंश्योरेंस कवर नहीं कर पाता है. कोविड में हमने देखा है जिन लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं था किस तरीके से उनकी लाइफ की सेविंग्स इसमें चली गई. पहले रिटायरमेंट का मतलब था कि हम पिलग्रिमेज करेंगे, कहीं एक जगह सेटल हो जाएंगे जाकर, बट अभी ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड, हमें अपनी हॉबीज का ध्यान देना है. करियर माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है. पहले क्या होता था, एक जगह आप लग गए वहीं से रिटायर हो जाएंगे. आज जो यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं नहीं, ये कंपनी मुझे डिजर्व करती है नहीं करती है कंपनी पे डिपेंड करता है. कंपनी डिजर्व नहीं करती मैं छोड़ दूंगा. तो दैट मीन जॉब सिक्योरिटी जो पहले थी वो आज नहीं है. इसीलिए जो हमारे यंगस्टर्स हैं या यंगर जनरेशन है या जो मिडिल क्लास मिडिल एज लोग हैं, दे हैव टू प्लान फॉर रिटायरमेंट. बट थैंकफुली आई थिंक जो लोअर इनकम लेवल्स थे वो अब हायर इनकम लेवल्स में कन्वर्ट हो गए हैं.
people have more affordable income, and I think the best thing is इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहुत आ गए हैं। जब मेरे दादाजी रिटायर हुए तो कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं थे। बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराओ, प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दो, हरि भजन करो, और कुछ नहीं था। जब मेरे फादर रिटायर हुए तब शायद म्यूचुअल फंड्स थोड़े आने शुरू हो गए थे, 98 99 में वो रिटायर हुए। टुडे वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। इन्फ्लेशन 30 इयर्स बैक 3-4 हज़ार रुपए की भी सैलरी थी तो काम चल जाता था। इनफैक्ट माई फादर एंड मदर पुट टुगेदर यूज्ड टू गेट अबाउट 4000 रुपीज। उसमें 3 बच्चों का स्कूल का फीस जाता था, फिएट गाड़ी मेंटेन हो जाती थी, एक बड़ी कोठी थी वो मेंटेन हो जाती थी, टेलीफोन के खर्चे, केबल टीवी के खर्चे, और बचत भी हो जाती थी। साल में वेकेशन भी करके आ जाते थे, एक बार हरिद्वार घूम के आ जाते थे। टुडे यू कांट डू एनीथिंग विद दिस अमाउंट, एंड दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल। When my father made his house in Delhi in 1983, तो he bought a plot of land for 6,000 rupees और उसके ऊपर 80,000 रुपीज खर्च हुए थे। बहुत अच्छी एक कोठी बन गई थी। अभी 1.5 साल पहले मेरी बेटी ने 90,000 रुपए का फोन खरीदा है, तो मैंने उसको कहा है बेटा 90,000 रुपए का फोन नहीं है, ये कीमत है उस कोठी की जो 83 में पापा मेरे फादर ने बनाई थी। एंड शी वॉज सरप्राइज्ड। जिस 90,000 में कभी घर बन जाते थे, आज उस 90,000 में एक मोबाइल फोन आता है। दिस इज वॉट इन्फ्लेशन डज टू अस। तो आज अगर आपका खर्चा 100 रुपया है तो 30 साल के बाद लगभग 750 रुपए आपका खर्चा होगा। दैट इज वॉट इन्फ्लेशन डज। दिस इज हाउ पीपल सी कि मैं एक्चुअली, हमारी लाइफ के 3 ब्लॉक्स हैं। पहला, मैं स्टूडेंट हूं, फिर मेरी वर्क लाइफ है, एंड देन मेरी रिटायरमेंट है। तो लोग वर्क लाइफ को देखते हैं कि भाई 30 साल की मेरी वर्क लाइफ है और 30 साल की मेरी रिटायर्ड लाइफ है। एक्चुअली इन दोनों को पैरेलल देखना चाहिए कि मेरे पास 30 साल काम करने के लिए हैं, इन 30 साल में मुझे अगले 30 साल के लिए पैसा जोड़ना है। सो 1 ईयर ऑफ वर्क में 1 ईयर फॉर रिटायरमेंट, उतना पैसा मुझे जोड़ना है। एवरी ईयर व्हेन आई कीप सेविंग, तो हर साल मुझे 1 साल अपनी रिटायरमेंट का फंड करना है। दैट इज हाउ पीपल शुड लुक एट इट। एंड फॉर्चुनेटली आज हमारे देश में बहुत ऑप्शंस हैं कि रिटायरमेंट के लिए हम इन्वेस्टमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये 4 सवाल मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने आप से पूछने चाहिए। पहला, एम आई सेविंग स्मार्टली? मैं सेविंग तो कर रहा हूं, बट क्या वो सेविंग्स जो हैं वो स्मार्ट हैं, या मैं सिर्फ बैंक में ही पैसा रख रहा हूं, या फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख रहा हूं, या पीपीएफ में डाल के मैं शांति से बैठा हूं, या मैं सोचता हूं इंश्योरेंस करा लिया, यही मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। आवर सेविंग शुड बी स्मार्ट, नंबर 1। नंबर 2, क्या आपका पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन प्रूफ है? और मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं, सम इन्वेस्टमेंट नहीं। आपने कहा नहीं मैंने तो इक्विटी में बहुत डाला हुआ है, बट दैट कुड बी ओनली लेट्स से 20%। योर एंटायर पोर्टफोलियो शुड बी अर्निंग मोर देन द इन्फ्लेशन, अदरवाइज आप रिटायर नहीं कर पाएंगे ठीक से। थर्ड, आपकी रिटायरमेंट में क्या टाटा बिरला अंबानी आपको हेल्प कर रहे हैं? हाउ डू दे हेल्प? ये दीज पीपल आर रनिंग बिग कंपनीज, और उन कंपनीज की जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो उनके शेयर्स का दाम बढ़ता है। क्या आपने इन कंपनीज के शेयर्स में लगाया हुआ है पैसा? अब आप कहेंगे सर हमें तो नहीं पता, टाटा में लगाऊं, बिरला में लगाऊं, अंबानी में लगाऊं, अडानी में लगाऊं, हमें नॉलेज नहीं है। एंड दैट इज व्हाई एडवाइजर्स लाइक एनजे आर देयर। म्यूचुअल फंड्स खरीदिए। म्यूचुअल फंड क्या करता है? 40-50 कंपनीज में जब पैसा लगता है तो वो 40-50 कंपनीज के प्रमोटर अब आपके लिए काम कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, ना केवल आप फंड मैनेजर को अपनी नौकरी पे रख रहे हैं, बल्कि आप टाटा बिरला अंबानी को भी काम पे लगा रहे हैं कि भाई शर्मा जी रिटायर करेंगे तो हेल्प कौन करेगा? अडानी हेल्प करेगा, विप्रो के अजीम प्रेम जी हेल्प करेंगे। So our saving should be smart, our portfolio should be inflation proof, and we should hire fund managers. They should work for us.
जब आप प्रोफेशनल लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट्स में यूज करते हैं या किसी भी चीज में जब आप प्रोफेशनल हेल्प ले लेते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है। रिस्क कम होने से आपका फियर कम हो जाता है, और जब आपका फियर कम हो जाएगा तब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके लिए हम हमेशा कहते हैं कि इक्विटीज जो हैं ये हमारी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए हेल्प करती हैं, और इक्विटी हमारे जीवन में दो रोल प्ले करती हैं। पहला एस्पिरेशंस का ध्यान रखती हैं हमारी, और दूसरा वेल्थ क्रिएशन। किसी भी व्यक्ति ने विदाउट इन्वेस्टिंग इन इक्विटी या विदाउट ओनिंग इक्विटी वेल्थ क्रिएशन नहीं किया है। आप जेफ बेजोस की बात करें, आप अंबानी अडानी की बात करें, आप वॉरेन बफे की बात करें, राकेश झुनझुनवाला की बात करें, रमाकांत दमानी की बात करें, बिना इक्विटी के वेल्थ क्रिएशन या लॉन्ग टर्म गोल्स को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। एंड प्रॉब्लम इज कि इक्विटीज के अंदर वी कैन लूज मनी। बट ये इक्विटीज वेल्थ क्यों क्रिएट करती है, मैं बहुत सिंपल कारण आपको बताता हूं कि जो शेयर का भाव है, किसी भी शेयर का भाव जो है वो क्यों चलता है, क्योंकि उस कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो करते हैं। अब आपको ये नहीं पता कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी खराब है, उसके लिए फंड मैनेजर्स हैं, वो चूज करेंगे। फंड कैसे सेलेक्ट करना है वो एनजे इंडिया के एडवाइजर्स हैं, वो चूज करके आपको बताएंगे। जितना प्रॉफिट ग्रो करेगा उतना ही शेयर का दाम लॉन्ग टर्म में बढ़ता है, और प्रॉफिट्स पे कोई लिमिट नहीं होती है कि कोई आरबीआई का कोई सेबी का ऐसा रूल नहीं है कि आपका प्रॉफिट 20% से ही ग्रो करेगा, 30 से नहीं कर सकता है या 40 से नहीं कर सकता है। नो, कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज का एक ही साल में प्रॉफिट 50-50, 60-60% बढ़ जाता है। एचडीएफसी बैंक कभी 30 करोड़ का प्रॉफिट होता था, आज वही प्रॉफिट 40,000 करोड़ है। रिलायंस इंडस्ट्री कभी 10-20 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, आज 50,000 करोड़ का प्रॉफिट। जब आप अच्छी कंपनीज को खरीदने की काबिलियत रखते हैं, और डायरेक्ट तो खरीदने की जरूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड्स आर ऑलरेडी डूइंग इट फॉर मी, तब आप इस प्रॉफिट ग्रोथ से भी बेनिफिट करते हैं। इसीलिए इक्विटीज वेल्थ क्रिएट करती है, बिकॉज दिस इज द ओनली एसेट जो कि आपको किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में पार्टिसिपेट करने का हेल्प करता है। किसी भी कंपनी का प्रॉफिट क्या करेगा, कंपनी का प्रॉफिट उस देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगा। दैट मीन्स जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और उस देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तब आप उससे लाभ उठा सकते हैं। आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे 1992 में, इंडियन इकोनॉमी थी 0.5 ट्रिलियन। आज इकोनॉमी है 3 ट्रिलियन। आज मार्केट है 57,000 और उस वक्त इंडेक्स था 2000। आपका मार्केट 28 गुना बढ़ गया है और इकोनॉमी सिर्फ 6 गुना बढ़ी है। इंडियन इक्विटीज टू माय माइंड आर अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और ये तीन चीजें अगर आप समझ लेते हैं कि हमारे देश में 3 बदलाव एक साथ हो रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल बदलाव क्या है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, आज बहुत सारी पॉपुलेशन जो है यंगर है। तो बहुत सारे लोग हमारे वर्किंग एज में धीरे धीरे आते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन का पिरामिड ऐसा होता था कि नीचे पुअर लोग थे, ऊपर मिडिल क्लास थे और ऊपर हायर था, ये जो शेप है ये अब चेंज हो रही है। ये लगभग ऐसी हो गई है शेप कि जो नीचे का जो पार्ट है ये थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, ये वाला पार्ट, और जो बीच वाला पार्ट है ये बल्ज हो गया। दैट मीन्स जो लोअर मिडिल क्लास थी, लोअर इनकम ग्रुप या लोअर मिडिल क्लास, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और बाय 2030 लगभग 43% ऑफ आवर कंट्री विल बी इन मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास के पास पैसा है, फैमिली छोटी है, तो आप क्या करते हो, आप कंज्यूम करते हो। तो पहला कारण है कि हमारी पॉपुलेशन जो है ये बढ़ रही है, डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ रही हैं। सेकंड, क्योंकि फैमिलीज छोटी है, मैं कंज्यूम ज्यादा कर रहा हूं। और ये कंजम्पशन आज किस चीज पे हो रहा है? आज आप किसी यंगस्टर से बात करो, वो कंज्यूम इस चीज पे नहीं कर रहा कि मैं रियल एस्टेट खरीदूंगा जाके या गोल्ड खरीदूंगा, नहीं। ही से मुझे घूमना है, मुझे रेस्टोरेंट में जाके पैसा खर्चा करना है, मुझे उबर में घूमना है,
मेरे को अच्छे अच्छे फोन खरीदने, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने। ऑल दिस विल लीड टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज इंक्रीजिंग। हम ऑलरेडी जो आज जिस स्टेज पे खड़े हैं, वहां से अगले 10 साल कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो ग्रोथ है वो 11 से 12% है, और अगले 3 साल में ये एक्सपेक्टेशन है कि 26% से ग्रो करेगा। अब थोड़ा रशिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट आएगा, लेकिन फिर भी 20% ग्रोथ आपको मिलेगी। धीरे धीरे हमारे देश में कंजम्पशन बढ़ रही है, कंजम्पशन से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। सेकंड जो देश में बदलाव आया है वो है पॉलिटिकल बदलाव। पॉलिटिकल बदलाव क्या है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, गवर्नेंस बढ़ गई। बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, आज आप देखें जो पार्टियां सक्सेसफुल हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनके गवर्नेंस मॉडल बहुत अच्छे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा काम किया, आज आपको पंजाब में सीट मिली। जहां गवर्नेंस अच्छी नहीं है, वेस्ट बंगाल, नहीं मिला दूसरा स्टेट में कहीं भी जाके रूल करने को। बीजेपी जहां जहां गवर्नेंस अच्छी थी वहां वो राज कर रहे हैं, जहां कांग्रेस की गवर्नेंस अच्छी है वहां कांग्रेस काम कर रही है। तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स। रोड्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हिंदुस्तान में आज टोटल 157 या मे बी 160 एयरपोर्ट हैं। अमेरिका के अंदर है 5700। पॉपुलेशन हमारे से 1/4 है, लेकिन 300 गुना ज्यादा, 400 गुना ज्यादा ऑलमोस्ट आपके पास एयरपोर्ट्स हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया। आप जाइए, बढ़िया सड़कें बन रही हैं, उन सड़कों पे आज मिग के प्लेन उतर रहे हैं। कोविड टाइम के अंदर यूपी जैसी स्टेट में 14 नए एयरपोर्ट बन गए। मेट्रो का काम कहीं नहीं रुका, स्मार्ट सिटी का काम कहीं नहीं रुका। तो पॉलिटिक्स धीरे धीरे इकोनॉमिक्स की तरफ बेंड कर रही है। और इकोनॉमी में क्या हो रहा है? इकोनॉमिक जो बदलाव आ रहा है वो क्या हो रहा है? जो जैसा मैंने आपको बताया कि हर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रही है। कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ती जा रही है। जो इंडेक्स की कंपनीज थी, इनकी जो प्रॉफिट था, कभी इनकी जो ईपीएस थी वो 80 रुपीज की थी, आज यही ईपीएस बढ़ के 2000 रुपए हो गई, विच इज अ ग्रोथ ऑफ हाउ मच? 25 टाइम्स आपकी ग्रोथ हो गई है ईपीएस के अंदर। इकोनॉमी पे ध्यान दिया जा रहा है, फिस्कल प्रूडेंस पे ध्यान दिया जा रहा है। बैंक्स हैं तो उनके एनपीएस, बैंक जो पीएसयूज हैं उनको डाइवर्स किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है कि मुझे अगर देश में ग्रोथ लेके आनी है तो मुझे इन कंपनीज को चलाने की जरूरत नहीं है, इनको प्राइवेटाइज कर दीजिए। एयर इंडिया कितने साल से चल रहा था, अल्टीमेटली वो टाटास को दे दिया गया। आज जेट एयरवेज को वापस रिवाइव किया जा रहा है। इन तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, इट मींस दैट इक्विटीज इन इंडिया विल डू वेल। मैं आपको एक बहुत सिंपल 5 स्टेप का रिटायरमेंट योगा के बारे में बताऊंगा। व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी सिंपल। फर्स्ट इज सेटअप अ एसआईपी अकाउंट। जो पहला स्टेप है कि एसआईपी खोल दीजिए। लेट्स से यू आर 40 ईयर्स, 20 ईयर एसआईपी कर दीजिए। इफ यू आर 50 ईयर्स, 10 साल का एसआईपी खोल दीजिए। आप 55 के भी हैं तो भी खोल दीजिए एसआईपी कोई। एंड अगर आपके घर में बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी भी रिटायरमेंट की एसआईपी आज ही खोल दीजिए। उनको जो जेब खर्च देते हैं उसी में से 2000 रुपए निकाल के वो एसआईपी में डाल दीजिए उनके लिए। एंड आई टेल यू हाउ इट विल बेनिफिट। एसआईपी के बेनिफिट्स आप सभी लोगों को पता है। हमारे को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलती है, एवरेज यूनिट कॉस्ट गिरता जाता है, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ता जाता है, यूनिट सस्ती होती जाती है। एसआईपी का जो दूसरा बेनिफिट है वो वेल्थ क्रिएशन है। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान में मैंने क्या किया, पिछले 25 साल के रिटर्न निकाले। मिड कैप फंड में अगर मैंने एसआईपी की होती, लार्ज कैप में या बैलेंस फंड में, तो जो टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं, और एवरेज इनसे 2 या 3% कम है, बट जो अच्छी स्कीम्स हैं, पॉपुलर स्कीम्स हैं, जो 20-20, 25-25 साल से काम कर रही हैं, मैं स्कीम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप ये देखिए कि मिड कैप फंड ने लगभग 22.5% का रिटर्न दिया है पिछले 25 साल में। 25 ईयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। लार्ज कैप फंड्स 18%, और इवन बैलेंस फंड लगभग 16% का रिटर्न हमें मिला है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो जो लोग कहते हैं यार लॉन्ग टर्म में नहीं मिलता है अपने को 18-20% रिटर्न, हेयर इज द एविडेंस पिछले 25 साल में। और जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर वाला हाल भी आ गया है, इसमें कोविड भी आ गया, आपके वर्ल्ड वॉर भी आ गए, आपके गल्फ वॉर भी आ गए।
अब ये 5,000 रुपए की SIP हो, चाहे 1,000 रुपए की हो, चाहे 500 रुपए की, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 15 लाख रुपए एक जगह लगभग 4.25 करोड़ हो गए हैं, एक जगह लगभग 2.25 करोड़ रुपए हो गए हैं, और तीसरी जगह लगभग 1 करोड़ 80 लाख। 25 साल पहले आप कहां थे? 97, 98 में थे। 98 में अगर किसी ने SIP स्टार्ट कर दी होती 5,000 रुपए की मिड कैप फंड में, आज उसके पास 4.25 करोड़ रुपया है, and that person will be retiring in another 10 years. He will have sufficient to retire. How does SIP create wealth? मैं ये एग्जांपल अक्सर देता हूं, शायद कुछ लोगों ने ऑलरेडी सुना भी होगा। अगर आप किसी बच्चे के जन्म के साथ एक SIP कर देते हैं, लेट अस से कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली है, वो 5,000 रुपए की SIP आज बच्चे के नाम कर सकती है, और ये फैमिली कहती है कि मैं जब तक बच्चा 25 साल का नहीं होगा तब तक ये SIP मम्मी पापा करेंगे। उसके बाद हम बच्चे को समझाएंगे कि बेटा इतना ही पैसा खुद अपनी रिटायरमेंट तक आपको हर महीने स्पेयर करना है, जोड़ना है। 5,000 रुपए कोई मुश्किल काम नहीं है किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए या मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ओनली 5,000 आई एम टॉकिंग अबाउट। इस बच्चे की जब रिटायरमेंट आएगी और इस SIP पे अगर सिर्फ 12% रिटर्न आ गया, तो बच्चे के पास 65 करोड़ रुपया होगा। अब इसमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? बहुत लोग मुझे कहते हैं सर 60 साल किसने देखे? अरे मैं कहता हूं अगर 5,000 रुपए महीने का ही कॉस्ट है, 5,000 रुपए महीने क्या होता है सर? महीने में 4 बार आप 5,000 रुपए का पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में। 5,000 रुपए 2 बार आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, खर्च करके आ जाएंगे, एक पिक्चर देखने जाएंगे, खर्च कर देंगे। इस 5,000 रुपए को डाल के भूल जाइए। बच्चे की रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई। अगर वो बच्चा अपने लाइफ टाइम में नहीं भी कर पाता है प्लानिंग, या ओनली 5,000 रुपए ही सेव करता है, ही विल हैव एनफ। यही रिटर्न अगर 15% हो गया तो ये पैसा 310 करोड़ रुपए हो जाएगा, और अगर रिटर्न 17% है तो यही पैसा लगभग 890 करोड़ रुपया हो जाएगा। और हमने अभी देखा एक मिड कैप फंड ने हमको 25%, 22% का भी रिटर्न दिया है, एंड एट 20% ये 5,000 रुपए की SIP आपको लगभग 4,500 करोड़ रुपया दे देगी। बिलीव मी, दिस इज व्हाट आई कॉल क्रिएशन ऑफ वेल्थ। मेरा अगर आज बस चले तो मैं अपनी 3rd जनरेशन की भी रिटायरमेंट प्लानिंग करके आज ही छोड़ दूं। किसी गरीब आदमी को यार 1,000 रुपया महीना डाल दे, 1,000 रुपए में कितना पैसा लगेगा? 12,000 रुपए साल का, और 60 साल में 7,20,000 रुपए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जेब से अपने सर्वेंट्स, अपनी मेड्स, अपने ड्राइवर्स को 1,000 रुपए महीने की SIP गिफ्ट कर सकते हैं। इमेजिन कि कितना अच्छा काम आप फ्यूचर में करेंगे। तो पहला स्टेप है कि एक SIP आप अपनी रिटायरमेंट के लिए खोलें। सेकंड, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है उसमें टॉप अप करते रहिए, क्योंकि आपको जो सेविंग करना है, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट योर इनकम इज। और अगर आपकी इनकम बढ़ती जा रही है तो आपकी सेविंग शुड ऑल्सो इंक्रीज। तो मैं ये 30, 20, 15, 10 और 25 का एक रूल है, उसको मैं फॉलो करता हूं कि 30 में यारी, 20 में खर्चा, 10 में देश विदेश, और 15 से कुछ सीखिए, 25% निवेश। ये आपका इन्वेस्ट होना चाहिए 25% मिनिमम। 30% आपका हाउस होल्ड में चला जाता है, 20% आपका नेटवर्किंग में जाएगा, जो लोग प्रोफेशनल हैं अपने दोस्तों के साथ, शादियां, ब्याह, बर्थडे। 15% से आपको लर्निंग करना है, कुछ भी नया, किताबें पढ़नी है, योगा सीखना है, म्यूजिक सीखना है, सीखिए। एंड 10% इज योर वेकेशन बजट। 25%, तो जो लोग कहते हैं कि सर मैं, आप सारी SIP करा दोगे, मैं एंजॉय कब करूंगा, सिर्फ 25% ही सेव करना है। 75% में सब हो जाता है आपका। लर्निंग हो गई, वेकेशन हो गई, नेटवर्किंग होगी, उससे ज्यादा आप क्या करेंगे? बट द रूल इज, सी समटाइम्स पीपल से मैं तो यार 20,000 रुपए महीना बचा रहा हूं। नहीं, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो उसको आप टॉप अप करते चलिए, बिकॉज अगर आप थोड़ा थोड़ा भी टॉप अप करते हैं, ये SIP के रिटर्न्स में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। द 3rd स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आप एसेट्स को
रीबैलेंस करते जाइए। लेट्स से आप 20 ईयर ओल्ड है तो आपका 80 रुपीज इक्विटी में होना चाहिए, बट इफ यू आर 55 ईयर ओल्ड तो इक्विटी में परसेंटेज आपकी घट जानी चाहिए। 100 माइनस योर एज, वही रूल भी अगर फॉलो करते रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और कई बार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं यार मैं हो गया 55 साल का, बट निकुंज आई हैव लॉट ऑफ लिक्विडिटी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 80-90% इक्विटी में भी डाल के रख सकता हूँ। इट इज गुड इफ यू कैन अफोर्ड रिस्क, यू कैन मेंटेन हायर परसेंटेज इन इक्विटी। लेकिन जो नॉर्मल इन्वेस्टर है उसको जैसे जैसे एज बढ़ती है एसेट्स को कंजर्वेटिव, बिकॉज जब आप यंग हैं तो आपके गोल्स दूर हैं, अब आपके गोल्स आने वाले हैं तो आपको डेट में पैसा रखना पड़ेगा। चौथा रूल है कि ये एसआईपी आपकी रिटायरमेंट तक कंटिन्यू करेगी, ये रुकनी नहीं चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी आ गई या कोई ऐसी चीज हो गई कि आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू इट। यू हैव टू सिप टिल यू रिटायर, एंड उसके बाद आपको एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करना है। जैसे जब आप इन्वेस्टिंग के अंदर एवरेज आउट कर रहे हैं, वैसे ही आप जब पैसा निकालेंगे तो एक ही दिन में तो सारा पैसा नहीं चाहिए। तो टिपिकली जो कैलकुलेशन बनती है वो कैसे बनती है कि भाई मेरी आज उम्र लेट्स से 30 साल है, तो एट 60 मुझे कितना पैसा चाहिए, और ये पैसा कब तक चाहिए, लेट्स से 85 ईयर्स तक लास्ट करना चाहिए। और ड्यूरिंग दिस पीरियड ये पैसा लेट्स से बहुत कंजर्वेटिव कुछ 5% का ही पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न अर्न करेगा। तो दीज कैलकुलेशंस कैन बी डन व्हेन यू गो टू योर फाइनेंशियल प्लानर, ही विल टेल यू कि सर आज आपका खर्चा x है तो ये 20x हो जाएगा, इस 20x के हिसाब से अपने को इतना पैसा चाहिए, और इस पैसे पे अगर मैं इतना रिटर्न निकालता हूं तो पर मंथ आई विल बी एबल टू गिव यू दिस मच। सो स्टार्ट है एसआईपी, उसको टॉप अप कीजिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है एसेट्स को स्विच कर दीजिए। इवन डेट पे एसआईपी आप करें कोई खराब काम नहीं है, वो 8-8.5% वहां भी निकल जाता है, बट इक्विटी एसआईपी विल गिव यू दैट थ्रस्ट दैट इज नीडेड फॉर रिटायरमेंट। तो एसेट्स की रीबैलेंसिंग कीजिए, एसआईपी को रिटायरमेंट तक कंटिन्यू कीजिए, एंड एसआईपी के बाद जब रिटायरमेंट की एज आ जाती है तो आप उसे विड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। देयर आर सम मिथ्स रिलेटेड टू रिटायरमेंट, मैं बहुत जल्द उसको कवर करता हूं, बहुत थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स में आएंगे। फर्स्ट मिथ इज कि आई विल डिले सेविंग फॉर रिटायरमेंट अंटिल लेटर व्हेन आई कैन अफोर्ड। सर अभी तो नौकरी लगी है, अभी तो बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी इतना मैं बचा नहीं पाऊंगा। सेविंग इज नेवर इजी, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे 60 साल के, सेविंग किसी का दिल नहीं करता है। एवरीवन वांट्स टू स्पेंड एवरीथिंग। जब हम डिले कर देते हैं अपनी सेविंग्स को तो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है ये चला जाता है, एंड जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, उम्र बढ़ती जाएगी, मेरा रिटायरमेंट का अमाउंट भी बढ़ता जाता है। इसीलिए वी हैव टू स्टार्ट सेविंग एज अर्ली एज पॉसिबल। किसी ने कहा है जो डिले है, जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, इट इज वेल्थ सुसाइड ऑन इंस्टॉलमेंट्स, के जो हमारी वेल्थ है ये धीरे धीरे सुसाइड कर रही है ऑन इंस्टॉलमेंट्स, के हर महीने मेरा पैसा बढ़ता जाएगा और मेरी उम्र भी बढ़ती जाएगी। सेकेंड, माई कंपनी एंड गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ माई रिटायरमेंट। नो, इंडिया के अंदर तो कोई उम्मीद नहीं है सर। अमेरिका में फिर भी मैं कह सकता हूं कि चलिए सोशल सिक्योरिटी है, वहां पे आपको पेंशन मिल जाती है, ऑलमोस्ट जितनी सैलरी है उतना पेंशन मिल जाता है, तो काम चल जाता है लोगों को। बट वहां भी लोगों को 65 और 70 साल तक काम करना पड़ता है। प्रोविडेंट फंड इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट। तो अनलेस एंड अनटिल आप कहेंगे भाई रिटायरमेंट के बाद तो मैं एकदम साधु वाला जीवन जीऊंगा, मेरे को ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है, इन ऑल अदर सिनेरियोज पीएफ विल नॉट बी एबल टू हेल्प। थर्ड, कि मुझे तो यार पापा की जायदाद मिल जाएगी, मुझे तो इनहेरिटेंस है, बहुत है, वहां से ही हो जाएगा। अब इनहेरिटेंस हो सकता है आपको गोल्ड में मिले, रियल एस्टेट में मिले, वो इलिक्विड है। अमेरिका के अंदर एक डेटा में पढ़ रहा था, लगभग 1.5% लोग हैं जिनको इनहेरिटेंस मिलती है ऑफ मोर देन $1 लाख। आपके पेरेंट्स भी तो खर्चा करते हैं, वो भी तो पैसे को सेव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर आपकी रिटायरमेंट डिपेंड हो जाती है। सो जरूरी नहीं है कि इनहेरिटेंस आपको मिले और दैट इनहेरिटेंस विल हेल्प यू,
क्योंकि जहां आपके पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें भी रिस्क है, देर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज। एंड अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो इनहेरिटेंस फिर वो डिवाइड भी हो सकती है, कोई फ्रॉड हो सकता है। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। फोर्थ मिथिस के मेरी तो वाइफ भी कमाती है, मैं भी कमाता हूँ यार, माई स्पाउस विल टेक केयर ऑफ इट। उनकी अपनी रिटायरमेंट है, उनकी अपनी जिम्मेवारी है, और भगवान की दया से अब वो ज़माना जो है वो बदलता जा रहा है। तो अगर मैडम का मूड 57-58 साल की उम्र में जाके बिगड़ गया तो हम तो लटक जाएंगे, तो कैसे करेंगे? द नंबर ऑफ डिवोर्सेस, द सोशल लैंडस्केप इन इंडिया इज चेंजिंग नाउ। जो यंगस्टर्स हैं, जो एक एवरेज एज 18 साल का होता था शादी का लड़कियों का, वो एवरेज एज बढ़ के अब 22 साल हो गया है। ये धीरे धीरे और बढ़ के 25 साल होने वाला है। विमेन आर मोर इंडिपेंडेंट, मैन इज इंडिपेंडेंट, विमेन इज इंडिपेंडेंट। किसी दिन झगड़ा हो गया, उसने कहा ठीक है भैया एक फ्लैट और ले लेते हैं किराए पे, तुम इधर रहो मैं इधर रहता हूँ। पर रिटायरमेंट हर व्यक्ति को अपने लिए रेस्पॉन्सिबली झेलनी पड़ेगी। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पे एक ही व्यक्ति कमाता है और पेंशन 2 लोगों के नाम आती है, वहां पे जॉइंट पेमेंट्स आर वेरी लेस। सो इसीलिए एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट एंड मेडिकेयर विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ इंश्योरेंस? नो, नॉट एट ऑल। आज आपको अगर कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना है तो 50,000 रुपया लेंस का जेब से लगता है। इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा 20-25 हजार रुपया देके पीछा छुड़ा लेती। बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, कंपनीज हैं जो कि हेल्थ बेनिफिट नहीं देते हैं। एंड हेल्थ बेनिफिट इन ओल्ड एज कैन बी एक्चुअली 20-25% ऑफ योर एनुअल इनकम। सो यू आर ऑन योर ओन हेयर। तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेके रखें, और इतना पैसा रखेंगे कोई अगर सीरियस बीमारी हो जाती है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कवर कर पा रहा है, आई शुड हैव मनी फॉर दैट। एंड ऑफ कोर्स वन नीड्स टू वर्क ऑन द फिटनेस। तो हेल्थ इंश्योरेंस, उसके ऊपर टॉप अप, फ्लोटर। छठा मिथ है कि मेरे को तो जो मैं आज कमा रहा हूं, आई विल नीड ओनली 60-70% ऑफ माई इनकम। नो, एक्चुअली यू मे नीड मच मोर, क्योंकि इन्फ्लेशन से आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप कहते हैं मैं लाइफस्टाइल से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, तो भी आपको 90-95% ऑफ योर इनकम विल बी नीडेड। At a 7% inflation, every 10 years your expenses are becoming double. तो अगर आपकी रिटायरमेंट 30 साल दूर है तो आपके एक्सपेंसेस 2 into 2 into 2 8 टाइम्स ज्यादा होंगे। अगर आप आज 50,000 रुपया महीना खर्चा करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए महीना खर्चा करना पड़ेगा उस वक्त। तो जो भी आपकी रिटायरमेंट पे सैलरी होगी, ऑलमोस्ट वही सैलरी से आपका काम चलेगा, उतना ही पैसा आपको चाहिए। जस्ट गो बैक 30 ईयर्स के 30 साल पहले कितना पैसा इनफ था और आज कितना पैसा इनफ। सेवंथ मिथ इज कि मैं पैसे को प्रोटेक्ट कर लूंगा, ये तो मेरा हार्ड अर्न मनी है, आई विल कीप इट इन पीएफ, आई विल कीप इट इन बॉन्ड्स, डेट फंड्स। नो, अगर आप 60 साल के भी हैं और आप 85 साल का जीवन एक्सपेक्ट करते हैं, तो भी आपके पास 25 साल आपके हाथ में हैं। इफ यू आर रिटायरिंग टुडे, even then 30-40% of your money should go into equity, because 25 साल तो सामने दिख रहा है। 25 साल इज अ लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड। वी हैव सीन 25 साल में 15 लाख के 5 करोड़ रुपए भी बने हैं हमारे कुछ फंड्स के अंदर। सो बॉन्ड्स एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन मेड सेंस फॉर अर्लियर जनरेशंस, जहां पे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं थी। मेरे जो दादाजी थे, जब वो रिटायर हुए, उनको शायद 300-400 रुपए का ही पेंशन आता था, पर वो पेंशन कभी टच नहीं किया उन्होंने। क्यों? वो बच्चों के साथ रहते थे। अब आप बच्चों के साथ कैसे रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरी 2 बेटियां हैं, मैं नहीं रह सकता उनके साथ। शादी के बाद वो पता नहीं कहाँ जाके रहेंगी, मुझे तो ऑन माई ओन रहना है। सो आई नीड माई ओन मनी। सो बॉन्ड्स एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन डजंट मेक सेंस। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे, और वो रिस्क को कम रखने के लिए यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। रिटायरमेंट मीन्स नॉट वर्किंग, कि मैं तो घर पे बैठूंगा, जरूरी नहीं है। लिंडा ग्रेटर ने उस किताब में लिखा है, जो 3 स्टेज की लाइफ थी, स्टूडेंट, वर्किंग एंड रिटायरमेंट लाइफ, दिस इज गोइंग टू चेंज। देयर बी मल्टीपल स्टेजेस। हो सकता है आप 70-75 साल की उम्र तक काम करें।
मैं ट्रेनर हूं, मैं कहता हूं मैं 60 साल में रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं ट्रैवल करता रहूंगा, प्रोग्राम्स करता रहूंगा। म्यूजिशियंस डोंट रिटायर, आर्टिस्ट डोंट रिटायर। और अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हैं तो काम के रिलेटेड खर्चा रहेगा। आर्टिस्ट हैं तो आपको पेंट्स खरीदने पड़ेंगे, ब्रश खरीदने पड़ेंगे, स्किल डेवलपमेंट अपनी करनी पड़ेगी, ट्रैवलिंग रहेगा। तो रिटायरमेंट का मतलब अभी बदल गया है। रिटायरमेंट डजंट मीन कि आप घर में बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। रिटायरिंग एट 60, अगर आपके पास पैसा है तो आप 40 में भी रिटायर हो सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो शायद आप 85 में भी रिटायर नहीं हो पाएंगे। सो रिटायरमेंट बिगिंस व्हेन यू आर नो लॉन्गर एबल टू वर्क। So some people retire at 30 and some people may not retire even at 60. आप आज अपने बच्चों के लिए सेविंग करना शुरू कर दीजिए, हो सकता है कि 40-45 years में they will retire. We have been planning for our daughters and I believe another 20 years they should be able to retire because the SIPs that we are doing in their name. So more aggressively you build your wealth, earlier you will be able to retire. और अगर आपका समय निकल गया, आपको लगता है यार मैं शायद डिले कर दिया मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने में, बट जो आपके बच्चे हैं उनके लिए ये मिस्टेक आप कभी मत कीजिए। माई लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एट द मीडियन नहीं। अगर 65 साल उम्र है एवरेज, तो आपकी उम्र 85 होने वाली है, क्योंकि आपके पास मेडिकल सुविधाएं ज्यादा हैं। हाफ ऑफ द पीपल विल live above it. In that book it is written कि अगर आप 45 to 50 में हैं, so there is a 50% chance कि आप 90 साल तक जिएंगे। और जितना लंबा लाइफ है, जितना ज्यादा आप रिटायरमेंट के बाद जीने वाले हैं, उतना ही ज्यादा खर्चा आपको लगेगा। And we will age too. In next 20 years 30 crore people are going to retire in India. धीरे धीरे रिटायर्ड लोगों की परसेंटेज बढ़ जाएगी। आज हमारी एवरेज एज 26 साल है, बट चाइना में ये 36 साल है, अमेरिका में ये 40 के ऊपर है। तो धीरे धीरे those problems which were faced by these countries can come here also. I can plan the growth of my money based on the historical returns of the products. No, जरूरी नहीं है पास्ट में अगर 20% रिटर्न इक्विटी में आया है तो आपके पास भी 20 ही आए। There are uncertainties, markets can fall. तो हमेशा एक कंजर्वेटिव बेसिस पे प्लानिंग कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न इक्विटी का 15% है, आप 12% को पकड़ के प्लानिंग कीजिए। 20 आ गया तो वी आर लकी। अगर 12 ही रहा तो एटलीस्ट यू विल नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ योर टारगेट्स। सो डोंट प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स बेसिस द एवरेज रिटर्न, हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न। एंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट आई विल बी इन अ लोअर टैक्स ब्रैकेट। जरूरी नहीं है। टैक्स बदल सकते हैं, रूल्स बदल सकते हैं, टैक्स का रेट बदल सकता है, ये बढ़ सकता है। गवर्नमेंट पे अगर प्रेशर आ गया कि पैसा चाहिए, तो हो सकता है सीनियर सिटीजन पे भी टैक्स बढ़ा दे। सो यू मे नॉट बी इन अ लोअर टैक्स ब्रैकेट, बट अगर आपने अपनी वेल्थ को ठीक से मैनेज किया है, एंड इफ यू आर एबल टू ग्रो योर कैपिटल, एंड इवन इफ यू हैव टू पे टैक्स, आप उसको सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू ऐसा प्लान कर सकते हैं कि आप हर साल एक लिमिटेड वे में ही टैक्स दे रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट वी नीड लॉट ऑफ टैक्स फ्री इनकम, जिसपे हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सो नीड इज दैट यू शुड प्लान टू अर्न मोर, यू शुड ग्रो योर वेल्थ मोर। टैक्सेस कैन बी हैंडल्ड। So in nutshell, if I were to repeat what we discussed, is that the retirement landscape is changing, our aspirations are changing. उसके लिए हमें प्लानिंग करना चाहिए। रिटायरमेंट की प्लानिंग में इक्विटी कैन हेल्प अस अ लॉट, बिकॉज इंडिया एज अ इकोनॉमी इज ग्रोइंग फास्ट एंड नेक्स्ट 10-15 years आर really going to be golden for all of us, and equity will help us create wealth. Then equity को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें? वी कैन डू रिटायरमेंट योगा, कि आप SIP करें, SIP को टॉपअप करते रहिए, जैसे जैसे एज होती है एसेट्स को रीबैलेंस करते रहिए, एंड व्हेन यू रिटायर स्टार्ट डूइंग SIP, एंड ऑफ कोर्स दिस SIP शुड कंटिन्यू टिल योर रिटायरमेंट। एंड उसके बाद मैंने 12 मिथ्स आपके साथ डिस्कस की। उन मिथ्स को जो है हमें डिफाई करना है। वी हैव टू फोकस ऑन ऑल आवर फाइनेंशियल गोल्स
वेल इन एडवांस। जितना जल्दी हम प्लान करेंगे उतना आसान हमारी प्लानिंग हो जाएगी। एंड आई विल एंड माई सेशन विद दीज वर्ड्स कि तेजी मंदी के दरिया में तुझे गप गप गोता खाना है, आस निराश की राह पे राही तुझको चलते जाना है। और भाव के दलदल में प्यारे आशाओं के कमल खिला दे, कांटों के लंबे रास्ते पर दुनिया को चलकर दिखला दे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है, इसमें भाव का कोई रोल नहीं है। भाव बढ़ेगा घटेगा उसको देखना नहीं है। जो आपकी एसआईपी है उसको चलते रहने दीजिए। कोई जरूरत नहीं है देखने की कहाँ भाव जा रहा है। अगर म्यूचुअल फंड बहुत ही कुछ खराब काम कर रहा है तो बात दूसरी है। अदरवाइज अगर आप एसआईपी लंबी प्लान करते हैं 25, 30, 40 साल, कोई बहुत ज्यादा फर्क डिफरेंट एसआईपीज में नहीं आने वाला है। अब लालच का आप साथ छोड़ के उम्मीदों से आगे बढ़ ले, अपने अंदर छुपे कर्म से तू जीवन की जंग को लड़ ले। इन्वेस्टिंग भी एक कर्म है। आपको इन्वेस्ट करते रहना है, रिजल्ट मार्केट देगा। उस रिजल्ट को एनालाइज करना है, उसको इवैल्यूएट करना है। आपको अपने एडवाइजर के साथ हर 3 महीने में, 6 महीने में एक बार डिटेल में बैठना है। लेकिन रोज रोज परेशान नहीं होना है कि आज ये बढ़ गया, घट गया, रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, क्या होगा, ऑयल बढ़ गया। ये जीवन ऐसे ही चलता है। हर 5-6 साल में कहीं ना कहीं किन्हीं 2 देशों की लड़ाई होगी, ऑयल प्राइस बढ़ेगा घटेगा, तेजी मंदी के साइकिल्स आएंगे, ये चलता रहेगा। अल्टीमेटली जिन देशों की इकोनॉमी ग्रो करती है वहां का जो इक्विटी बाजार है वो ग्रोथ दिखाता है और वो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी देता है। और जीत हार की सोचना प्यारे, तू बस अपना काम किए जा, तू राही है धर्म के पथ का, तुझको भी आराम मिलेगा। इन्वेस्टमेंट में धर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट में धर्म है फाइनेंशियल प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट में धर्म है एसेट एलोकेशन। एंड इन्वेस्टमेंट में धर्म है पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग। ये 3 चीजें आप करते रहिए एंड लेट इट कंटिन्यू फॉर इयर्स। बिलीव मी, मनी विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। आपकी तीसरी जनरेशन का रिटायरमेंट का पैसा आपकी आज ही जनरेशन में रेडी रहेगा। दैट इज माई बिलीफ एंड दैट कैन बी डन with very very simple things. So thank you very much ladies and gentlemen for being there on this program. Now Vikram, I will stop here and we can open the session for question and answers. Yes sir. First of all very nicely explained sir. पूरा सेशन काफी सिंप्लीफाइड तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। कहने को जाए तो रिटायरमेंट का कांसेप्ट वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं, बट Yes. जिस तरह से आपने पूरे सेशंस के अंदर उसका सीरियसनेस बताने की कोशिश की और कितनी सिंप्लीफाई वे से आपका रिटायरमेंट एंजॉयबल हो सकता है वो बताने की कोशिश की, दैट इज रियली रियली अप्रिशिएबल। Thank कुछ you. क्वेश्चंस आए थे सर, एक्चुअली थोड़ा सा वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। Yes, जी। yes. इसका सबसे पहले क्वेश्चन है कि हाउ टू चूज फंड्स एक्चुअली फॉर रिटायरमेंट, ये एक क्वेश्चन आया हुआ था कि तो हमारे ये रिटायरमेंट तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनजे के जो एडवाइजर्स हैं वो ये उनका काम है। देखिए इन्वेस्टमेंट जो है ना, जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग है जी, ये एरोप्लेन में उड़ने की तरह है। एरोप्लेन में पायलट बैठा है और आप क्या देखते हैं कौन सी एयरलाइंस ज्यादा सेफ है, कौन सी एयरलाइंस मुझे कम खर्चा चार्ज करती है। तो आप दिल्ली से लंदन भी चले जाते हैं, आप बंबई से दिल्ली भी चले जाते हैं। अगर व्यक्ति ये कहे कि अब एरोप्लेन भी मैं खुद ही बनाऊंगा और उसमें खुद बैठूंगा, तब ये सफर मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रस्ट योर एडवाइजर्स, उनको बोलिए एडिक्वेटली डाइवर्सिफाई आपका पैसा कर दें। अगर आपका 3-4 म्यूचुअल फंड में पैसा लगा है तो रिस्क एडिक्वेटली डाइवर्सिफाइड है। तो आपको फंड खुद नहीं चूज करना है, आपके एडवाइजर्स आपके लिए चूज करेंगे। जी सर। और इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं सर कि एनजे के सारे जो पार्टनर्स हैं आर वेल ट्रेंड, उनको सारे टूल्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द वेल रिसर्च डेटा, सो श्योरली आप उनसे कंसल्ट करवा के उनका गाइडेंस लेके आप प्रॉपर फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ विक्रम, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि एनजे का प्रोग्राम है। अब मेरे डेंटिस्ट हैं इधर पवई में, तो मैं गया हुआ था, मेरा एक वो रूट कैनाल चल रहा है। तो वो जो है डेंटिस्ट, उन्हें मालूम है कि मैंने किताब लिखा है, तो एक दिन वो अपना पूरा पोर्टफोलियो लेके इधर से मेरा रूट कैनाल कर रहे हैं और इधर से पोर्टफोलियो की भी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा सर आप पहले एक काम कर लो। तो फिर उन्होंने काम वाम कर दिया। मैंने कहा अच्छा आप ये बताओ कि आपका एडवाइजर कौन है? तो बोले वो एनजे के एक पार्टनर है, वो मेरे एडवाइजर है। तो मैंने कहा फिर आंखें बंद रखिए, कोई टेंशन नहीं है, मेरे को देखने की जरूरत नहीं है इसको। तो एनजे एडवाइजर्स, yes, I think they've been doing a great job and that's why NJ has become one of the largest distributors in India.
थैंक यू सर। सर एक सवाल आया है कि अगर मुझे जस्ट होल्ड, मुझे 10 साल में करोड़पति बनना है तो मुझे क्या करना होगा? एक इंटरेस्टिंग सवाल है उस इसके अंदर से। तो 10 साल में अगर देखिए, मोटा मोटी ये सवाल जो है मैथमेटिक्स का है कि 10 साल में अगर 1 करोड़ रुपया चाहिए तो मुझे पर मंथ कितना सेव करना है। डिपेंड्स ऑन कि आप इक्विटी में क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगले 10 साल मैं कहूंगा कि आप 13% का रिटर्न पकड़ लीजिए। अब 13% के रिटर्न के हिसाब से कोई भी जो आपके एडवाइजर हैं वो आपको बता देंगे कितना आपको पर मंथ एसआईपी करना है। 10 साल है तो इक्विटी में पैसा डालेंगे, लार्ज कैप एंड मे बी थोड़ा सा मिड कैप में डाल सकते हैं, and expect a return of 12-13%. You can easily calculate that amount. कोई भी SIP कैलकुलेटर में जाके हो जाएगा कैलकुलेशन। जी सर। और एक सवाल कुछ डिफरेंट एसेट क्लास के ऊपर है सर। किसी ने एनपीएस के बारे में पूछा है और किसी ने फिलहाल का जो सबसे हॉट टॉपिक है क्रिप्टो, उसके बारे में। व्हाट आर योर ओपिनियन अबाउट दोज एसेट क्लास एक्चुअली? सी, क्रिप्टो के बारे में मैं पहले कह दूं कि मैं क्रिप्टो को खुद पूरा नहीं समझता हूं, और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से क्रिप्टो का भाव बढ़ रहा है और हर आदमी उसके अंदर पैसा कमा रहा है, मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे बबल का साइज जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप क्रिप्टो को समझते हैं खुद तो ही वहां हाथ डालिएगा, नहीं तो प्लीज मत डालिए। चाहे उसमें 100% का रिटर्न आए, चाहे 500% का रिटर्न आए, जो भी इन्वेस्टमेंट को आप नहीं समझते हैं, प्लीज डू नॉट गो देयर। नंबर 1। नंबर 2, एनपीएस का एक ही लाभ है कि एडिशनल वो 50,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 80 सीसीडी के अंदर। उसके अलावा मुझे कोई एनपीएस का बहुत ज्यादा लाभ नहीं दिखता है। और उसमें भी क्या है कि वो लॉक इन पीरियड है, आपका 60% पैसा ही वापस मिलेगा, 40 लॉक इन हो जाता है। तो एनपीएस से बेहतर जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में है। तो आप उसको इस्तेमाल करें। इवन इफ वहां पे अगर आप वो 50,000 रुपया करके 15,000 का टैक्स साल का नहीं भी बचा पा रहे हैं तो इट्स नॉट अ ग्रेट डील, कोई इशू नहीं है उसमें। बट यूज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, दैट इज मच बेटर। जी सर। और एक सवाल एक आया हुआ है उनका कि ये कहना है कि पोस्ट रिटायरमेंट मुझे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या सिर्फ स्पेसिफिक लार्ज या मल्टी कैप फंड में जाना चाहिए? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट एक्चुअली? नहीं, देखिए मल्टी कैप में भी तो रिस्क तो है ही मार्केट वाला, तो इंडेक्स फंड में भी रिस्क है, मल्टी कैप के अंदर भी रिस्क है। तो आपको ये देखना है कि रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास लॉन्ग टर्म का समय है, और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का समय है तो आपको एक्टिवली मैनेज फंड्स भी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एज वेल एज एक्टिवली मैनेज फंड्स। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अभी एक्टिवली मैनेज फंड्स अच्छा करेंगे, वो मार्केट से ज्यादा रिटर्न देते रहेंगे। इंडेक्स फंड में भी ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, रिस्क तो है ना, मार्केट का रिस्क तो ले ही रहे हैं अपन। तो अगर मेरे पास समय है 10-15 साल का या 25 साल का समय है, तो मैं क्यों नहीं एक्टिवली मैनेज फंड्स का रिस्क लूं जो अच्छे मैनेज फंड्स हैं। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स एंड एक्टिव कैन बी यूज्ड। प्लस सर वो शायद बैलेंस कैटेगरी और बैलेंस होल्डर जैसे फंड्स भी पोस्ट रिटायरमेंट ले सकते हैं एक्चुअली, अगर उनका लिया जा सकता है, यस जी यस, क्योंकि उसमें मंथली। ऑटोमेटिकली डेट आ जाता है। एंड वी हैव सीन जी दैट बैलेंस फंड ने लॉन्ग रन में 16-17% का रिटर्न दिया है, विच इज स्लाइटली लोअर देन मिड कैप एंड लार्ज कैप, बट इट्स अ गुड रिटर्न। जी सर। एक इन्वेस्टर से उनका एक सवाल था कि मुझे 50 से 60 लाख का कॉर्पस मेरे पास अभी है और हाँ मैं जी। रिस्क भी ले सकता हूँ। आई एम करंटली 56 ईयर्स एज। तो मुझे लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस तरह का इन्वेस्टमेंट का मेरा पैटर्न होना चाहिए उसके अंदर से? देखिए लमसम और एसआईपी के बीच में ना कंफ्यूजन एक रहता है। जो पैसा हाथ में है वो तो लमसम ही इन्वेस्ट होगा। अब जी सवाल ये है उसको मैं लमसम इक्विटी में इन्वेस्ट करूं कि मैं डेट के थ्रू जाऊं, एसटीपी करके इक्विटी के अंदर जाऊं, राइट। और डेट में तो लमसम का कोई इशू नहीं होता है, जो पैसा डेट में डालना है उसको आप लमसम डाल सकते हैं। इक्विटी के अंदर ये डिपेंड करेगा मार्केट्स का लेवल कैसा है। फॉर एग्जांपल आज आप देखते हैं कि पीक से हमारा मार्केट ऑलमोस्ट 8-10% घटा हुआ है। तो आज का माहौल अगर आप लेंगे और मैं कहता हूँ 100 रुपए आपके हाथ में है, तो आई विल एडवाइस के 40-45 रुपया डाल दीजिए अभी, और थोड़ा पैसा एसटीपी के फॉर्म में डाल दीजिए अगले 1-1.5 साल के अंदर। क्योंकि जितना भी वॉलेटिलिटी होना है अभी, ये तो इवेंट का वॉलेटिलिटी है, इकोनॉमी के अंदर वॉलेटिलिटी नहीं है। तो रशिया और यूक्रेन की फाइट है, उसकी वजह से बाजार के अंदर ये पैनिक आपको दिख रहा है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ एक चीज ये देखिए कि आपको इन्वेस्ट करना है एक लो रिस्क तरीके से। तो लमसम में ज्यादा रिस्क आपको लग रहा है कि एसटीपी में ज्यादा लग रहा है, वो आप डिसाइड कीजिए और लगा दीजिए।
एसआईपी आप उस पैसे के साथ करते हैं जो पैसा आज आपकी जेब में नहीं है, अगले महीने की तनख्वाह अगले महीने आएगा, आज वो पॉकेट में नहीं है, तो उसके लिए एसआईपी कर दीजिए। जो हाथ में पैसा है उसमें एक साथ डालना है या एसटीपी करना है, उसको इवैल्यूएट कर लीजिए। जहां आपको रिस्क कम लगता है वहां पे आप डाल दीजिए पैसा। जी सर। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि मेरे रिटायरमेंट को अभी 5 साल बाकी है, हाँ जी तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं एक्चुअली इसके अंदर से? सर, आपके लिए पूरा ऑप्शंस ही ऑप्शंस खुला हुआ है। लार्ज कैप इक्विटी फंड्स हैं, बैलेंस फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं। और आप ये मत देखिए कि रिटायरमेंट तक 5 साल है, क्योंकि सारा पैसा रिटायरमेंट पे नहीं चाहिए। आप देखिए कि आपकी उम्र जो रिटायरमेंट के बाद भी 25 साल और है, तो आपके पास 30 साल इन्वेस्टमेंट का है। तो कुछ पैसे पे आप रिस्क रिटायरमेंट के बाद भी लेते रहेंगे, तो आप सभी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो बाइंडिंग कि आपको कुछ, हाँ, एसेट एलोकेशन आपको संभालना पड़ेगा कि आप 55 साल के हैं, तो मैं कहूंगा कि लगभग भाई 50% ही आपका इक्विटी में होना चाहिए, बाकी आप डेट में डाल दीजिए। इक्विटी का परसेंटेज अगर आप संभाल के रखते हैं, और जो 4 रूल्स मैंने बताए कि जैसे जैसे एज बढ़ता जा रहा है उसको इक्विटी को कम करते जाइए, तो सम पार्ट विल ऑलवेज बी देयर इन इक्विटी। यस सर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स के बारे में थे, जिनके अगर वही हाँ सारे इन्वेस्टर्स अपने पार्टनर से अगर डिस्कस करें तो प्रॉपर प्लान करके उनको यस, गाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया सर आज के सेशंस के लिए। थैंक यू तो वेरी मच, थैंक्स। या मेरे ख्याल से सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली ये बहुत जटिल सब्जेक्ट है, लेकिन जो इनपुट्स आपने दिए हुए हैं, तो इसको इन्वेस्टर्स अगर प्रॉपरली फॉलो करें तो कभी कभी रिटायरमेंट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि किस तरह से आपने इन्वेस्ट किया है। रिटायरमेंट यस, आपका मजे वाला भी हो सकता है और सजा वाला भी हो सकता है, लेकिन वो मजा या करना या सजा वाला करना है, ये पूरे आपके आज के आई इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कंप्लीटली ऊपर एग्री डिपेंड विद यू। करता है। अगर आपने 10-15 पहले, साल पहले हाँ, उसके बारे में, जी, अगर आपने पहले 10-15 ये साल पहले, इंश्योर कीजिए कि जी, आपका मजा आए। और दूसरा जो मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स में लॉन्ग टर्म देखने की एक कैपेसिटी है। जी, अगर आपको लगता है कि मैं शायद अपनी रिटायरमेंट में मैंने कहीं चूक कर दी, 2 4 5 साल का डिले हो गया, वो चूक आप अपने बच्चों की रिटायरमेंट में ना होने दें। उनको आज से ही आप एसआईपी एंड जो बाकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मैंने बताई है वैसे ही कीजिए। बट मेक योर रिटायरमेंट अ फेस्टिवल, कि जिसको आप हर रोज एंजॉय करें। और रिटायरमेंट के बाद भी हम सोसाइटी को पैसे से और अपने कर्म से हम कंट्रीब्यूट करें, ऐसा हमारा कोशिश होना चाहिए। सो थैंक यू यस, वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइसली सेड सर। आई होप कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को आज काफी अच्छा गाइडेंस मिला होगा उनके रिटायरमेंट्स के कंसेप्ट के बारे में, एंड ऑल ऑफ देम विल implement on the retirement investment planning, and hopefully their retirement will be more enjoyable. So thank you all the investors and all the थैंक यू। partners for attending today's session. And Nikul sir, thanks for a very valuable and very insightful presentation. Thank you. थैंक्स With this, विक्रम, एंड थैंक यू पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स। बाय, हैव अ नाइस thank you. वीकेंड। थैंक यू। Have a nice weekend. Enjoy your time. Thank you, sir.